चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा, वो हम पहले कलर साइंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको मैं लेके चलूंगा। स्टेप बाय स्टेप चलेगा तो देखो आपको एक एक चीज क्लियर होता रहेगा। अगर मैं एडवांस चीज आपको पहले से ही सिखा दूंगा तो वो आपको समझ नहीं आएगा। तो इसलिए हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो हेयर साइंस पे होगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, क्लाइंट की बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि मैं हमारा हेयर बढ़ नहीं रहा है, ठीक है, और हमारा हेयर पतला क्यों है। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें होती है जो आपके कंसल्टेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो हेयर साइंस हमारा टॉपिक रहेगा। पहले मुझे एक बार क्लियर चैट बॉक्स में बताएं कि मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है और लाइटिंग सही है। ठीक है। तो हेयर साइंस भी देखो, हमने हेयर को टू पार्ट में डिवाइड करा हुआ है। ठीक है, ये कंप्लीट हमारे जैसे पूरा हेयर है। तो हमने हेयर को टू पार्ट में डिवाइड करा हुआ है। जो हमारा बाहर का एरिया होता है इसको हम बोलते हैं हेयर साक। ठीक है। जहां से आपका हेयर ग्रो कर रहा है, मतलब जो जड़ें होती है, इसको बोलते हैं हेयर रूट। तो हेयर को टू पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, हेयर साक और हेयर रूट। हेयर साक वो एरिया है जहां पर आप कलर करते हो, आप स्मूथनिंग करते हो, आप स्टाइलिंग करते हो। वो वाला पार्ट आपका क्या है? हेयर सॉफ्ट है। जहां पर आप आपका रूट होता है, जब आप बालों को खींचते हो, उखाड़ते हो, तो आपको एक वाइट वाइट नजर आता है। ठीक है। तो वो आपका क्या होता है? हेयर रूट होता है। हेयर साफ पे हम वर्क करते हैं, हेयर ड्रेसर, हेयर स्टाइलिस्ट, आप जो है, आप कहाँ पर काम करते हो? हेयर साफ के ऊपर काम करते हैं। हेयर रूट के ऊपर हमारा कोई काम नहीं है करने का, इस पे डॉक्टर वर्क करते हैं। पर फिर भी आपको कुछ पता होना चीज के बारे में, क्योंकि डैंड्रफ ट्रीटमेंट्स हो गया, हेयर फॉल ट्रीटमेंट हो गया, तो ये सारा कुछ आपका बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो इन दोनों को आज हम पढ़ेंगे, हेयर साफ्ट और हेयर रूट को डिटेल में। फर्स्ट, हेयर रूट। तो यहां पर आपको, आपका ये स्कैल्प है, हम मान के चलते हैं ये स्कैल्प है। ठीक है। और यहाँ पर आपका ये कंप्लीट हेयर है। तो हेयर को क्या बोलोगे आप? साफ। तो जहां पर आपको डैंड्रफ नजर आता है, ठीक है, ये मैंने पूरा स्कैल्प बनाया हुआ है इस टाइप से। ठीक है। तो ये पूरा स्कैल्प बनाया हुआ है, तो आप इसको स्कैल्प समझ के चलो। तो जहां पर आपको डैंड्रफ नजर आता है, ठीक है, आपको डैंड्रफ स्कैल्प से ही नजर आ जाता है कि हाँ डैंड्रफ है, तो उस एरिया को कहते हैं हम एपिडर्मिस। और जहां पर आपके रूट्स होते हैं उसको बोलते हैं डर्मिस। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जहां पर आपको डैंड्रफ नजर आता है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। जहां पर आपके रूट्स होते हैं, आपकी जड़ें होती है, उसको बोलते हैं हम डर्मिस। तो हमारे पूरी बॉडी के अंदर हेयर फॉलिकल होता है। ठीक है। अब ये हेयर फॉलिकल क्या चीज है? हेयर फॉलिकल जहां भी है वहां पर आपका हेयर होगा। एक एग्जांपल के लिए ले लेता हूं मैं गमले को। आपको एक पौधा उगाना है, ठीक है।
पौधा उगाने के लिए आपको यहाँ पर गमले की जरूरत पड़ेगी, जब भी आप एक पौधा उगा सकते हो, लगा सकते हो, ठीक है। तो फॉलिकल भी सेम ऐसा ही काम करेगा आपका गमले का। तो फॉलिकल आपकी पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है, जहां पर आपका हेयर नहीं है तो वहां समझ जाना फॉलिकल नहीं है, ठीक है। जैसे लिप्स हो गए, लिप्स पे आपका हेयर नहीं होता है तो वहां पर फॉलिकल नहीं है, ठीक है। आपके हाथों की हथेली होगी, यहाँ पर भी हेयर नहीं होता तो यहाँ भी आपका फॉलिकल नहीं है। तो जहां पर फॉलिकल है वहीं पर ही आपको हेयर मिलेगा, जहां पर फॉलिकल नहीं होगा वहां पर आपको हेयर भी नहीं मिलेगा। अब आपने कई बार देखा होगा कि किसी किसी के बीच में जो है ना बिल्कुल ही गंजे हो जाते हैं, ठीक है, स्कैल्प से बिल्कुल जो हेयर होता है वो बिल्कुल गायब हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। तो वहां पर क्या होता है, उनका फॉलिकल जो होता है वो खत्म हो जाता है, मर जाता है एक तरीके से। तो एलोपेशिया एरेटा उसको बोलते हैं। किसी का जेनेटिक होता है, किसी का वो पैच बन जाता है। तो एलोपेशिया क्या है, एक कीड़ा है, ठीक है। एलोपेशिया का काम होता है किसी भी, अगर हमारे बॉडी के अंदर जिंक की कमी हो जाती है ना, तो एलोपेशिया क्या करता है, सीधा हमारा फॉलिकल के ऊपर अटैक करता है, फॉलिकल को खा लेता है, जिसकी वजह से वो पैच बन जाते हैं जिंक की कमी से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो फॉलिकल है वो पूरी बॉडी में फैला हुआ है, जहां पर आपको हेयर नजर आ रहा है वहां पर, ठीक है। फॉलिकल जो देखने में होता है हमारी ट्यूब की तरह, जैसे ट्यूब होता है ना, और या फिर आप पॉकेट मान लो, जैसे हमारा पॉकेट है, पॉकेट के अंदर आप कोई भी सामान डाल सकते हो। तो ऐसे ही फॉलिकल जो है एक तरीके से वो साइड का एरिया है, गमला है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉलिकल के अंदर आपका हेयर होता है। मैं यहाँ पर एक ही हेयर को समझा रहा हूँ, सबका अलग अलग फॉलिकल होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरी बॉडी पे एक ही फॉलिकल होगा, इस हेयर का अलग फॉलिकल होगा, इस हेयर का अलग फॉलिकल होगा, तो सबका फॉलिकल अलग अलग होता है। तो फॉलिकल जो होता है ये हमारा ट्यूब की तरह होता है। तो फॉलिकल को हमने क्या नाम दिया था, एक गमले का नाम लिया था, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ कोई पौधे को उगाने के लिए क्या चाहिए होता है, आपको बीज चाहिए होता है, ठीक है। आप बीज डालोगे तभी आपका पौधा उगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें फॉलिकल के बिल्कुल लास्ट में डर्मल पेपिला होता है, ठीक है। फॉलिकल के बिल्कुल लास्ट में होता है डर्मल पेपिला। तो डर्मल पेपिला जो होता है इसके अंदर ब्लड जो होता है वो इकट्ठा रहता है, न्यूट्रंस जो होती है वो इसी के अंदर रहते हैं। आप कुछ भी चीज खाते हो तो आपका जो न्यूट्रंस होता है वो आपका यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। अब बालों को बढ़ने के लिए, अब पूरे सिर्फ न्यूट्रंस नहीं होता है, इसमें ब्लड इकट्ठा होता है। अब यहां से जो बालों को बढ़ने के लिए न्यूट्रंस चाहिए होता है वो आगे डर्मल पेपिला क्या करता है, आगे प्रोवाइड करता है। मतलब आपने गमले के अंदर एक बीज डाला था, अब बीज से अब क्या बनेगा, एक जड़ें बनना स्टार्ट होगी, एकदम से पौधा नहीं आता। पहले क्या होता है, जड़ें बनती है। तो यहां भी आपका क्या है, डर्मल पेपिला क्या करेगा, आपको बालों को बढ़ने के लिए न्यूट्रंस देगा, और जिससे क्या होगा, आपका ये हेयर बल्ब रेडी हो जाएगा। जो जड़ें होती है ना, जब आप बालों को उखाड़ते हो तो आपको व्हाइट व्हाइट नजर आता है, ठीक है। वो जो व्हाइट व्हाइट होता है वो क्या है, आपका हेयर बल्ब होता है। सबसे लास्ट का पार्ट होता है आपका हेयर बल्ब। तो हेयर बल्ब को हमने क्या नाम दिया है, जड़े। अब क्या होगा, आपका जो पौधा होता है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहां आपका क्या होगा, हेयर भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा।
और हेयर बढ़ते बढ़ते क्या होगा, आपका स्कैल्प से बाहर निकल जाता है, जिसको हम बोलते हैं साफ। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं। फॉलिकल आपका एक मेन पार्ट है, अगर फॉलिकल नहीं होगा तो आपका हेयर भी नहीं होगा। फॉलिकल के अंदर और सबसे लास्ट में आपका होता है डर्मल पेपिला। डर्मल पेपिला के अंदर क्या होता है, ब्लड इकट्ठा होता है, जो क्या करता है, आपके बालों को बढ़ने के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है वो आगे प्रोवाइड करता है, जिससे आपका हेयर बल्ब रेडी होता है, मतलब जड़ें बनना स्टार्ट हो जाती है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, वही चीज धीरे धीरे बड़ा होता है, जैसे पौधा बड़ा होता है ना, सेम ऐसे ही वो धीरे धीरे बड़ा होता है और आपके स्कैल्प से बाहर निकल जाता है। तो अब आता है हमारा मेन पॉइंट। आपने देखा होगा स्कैल्प पे अगर हम ऑयल भी नहीं करते ना, कुछ कुछ टाइम के बाद किसी का जल्दी आ जाता है, अपन ऑटोमेटिक ही बालों पे सीबम आ जाता है, ऑयल आ जाता है। ठीक है, तो जो वो ऑयल होता है वो कौन प्रोवाइड करता है, सेबेसियस ग्लैंड। सेबेसियस जो ग्लैंड होता है वो फॉलिकल से अटैच रहता है। ठीक है, सभी फॉलिकल का अलग अलग ऐसे ही सेबेसियस ग्लैंड रहते हैं। तो सेबेसियस ग्लैंड का क्या काम होता है, सीबम प्रोवाइड करना। ठीक है, सेबेसियस ग्लैंड क्या करता है, ये आपको जो नेचुरल जो आपको जो ऑयल नजर आता है ना, वो सीबम होता है। तो फॉलिकल के ऐसे ऊपर जाता है और स्कैल्प पे ऐसे फैल जाता है। अगर आप 2-3 दिन वॉश नहीं करोगे ना, आपको खुद अपना हेयर चिपचिपा सा नजर आता है, जो आप बोलते हो कि स्कैल्प पे ऑयल आ गया, और आपने ऑयल भी नहीं लगाया फिर भी आपको लगता है। तो वो ऑयल नहीं होता, वो क्या होता है, सीबम होता है, जो कौन प्रोवाइड करता है, सेबेसियस ग्लैंड। सेबेसियस ग्लैंड आपका फॉलिकल से अटैच होता है, और हर एक फॉलिकल से अटैच रहता है। जिसकी ऑयली स्कैल्प होती है, हो सकता है उसका सेबेसियस ग्लैंड एक फॉलिकल के साथ 2-3 अटैच हो, जिसकी वजह से क्या होता है, वो ज्यादा ही सीबम देने लग जाता है। ठीक है, तो सेबेसियस ग्लैंड का नॉर्मल होना जरूरी है। अगर ज्यादा ही सीबम दे रहा है तो वो आपकी ऑयली स्कैल्प जाएगी, अगर सेबेसियस ग्लैंड कम है तो आपकी ड्राई स्कैल्प होगी। तो स्कैल्प कैसी होनी चाहिए, नॉर्मल स्कैल्प होनी चाहिए। तो सेबेसियस ग्लैंड आपका फॉलिकल से अटैच होता है, जो आपको ऑयल नजर आता है वो यही देता है। अब आपने देखा होगा जब आपको ठंड लगती है तो आपके जो रोंगटे होते हैं ना वो खड़े हो जाते हैं, जिसको गूसबम्प कहते हैं। ठंड लगने की वजह से या फिर डर के मारे भी खड़े हो जाते हैं, तो हाथों के जो बाल खड़े होते हैं। तो वो क्यों होता है, उसका कारण होता है, जब बाहर की ठंड, जब आपको ठंड लगती है तो बाहर की ठंड आपकी बॉडी के अंदर ना चली जाए, आपकी कोर बॉडी पे टच ना हो जाए। इसलिए क्या होता है, वो जो हेयर होता है ना वो खड़े हो जाते हैं। वो कौन खड़े करता है, एरेक्टर पिली मसल। एरेक्टर पिली मसल का भी, ये फॉलिकल से भी अटैच होता है। यहां आप देख रहे हो फॉलिकल से अटैच है और स्किन से भी अटैच होता है। ठीक है, फॉलिकल से भी अटैच है और स्किन से भी अटैच है। ये आपका क्या था, स्किन था, जहां पर आपको डैंड्रफ नजर आ रहा था। तो अब आपने देखा होगा कि जब आप बालों को उखाड़ते हो तो आपको पेन भी होता है। वो पेन क्यों होता है, एरेक्टर पिली मसल की वजह से, क्योंकि वो आपका स्किन से भी अटैच है। जब ये स्किन से अटैच है तो आप बालों को उखाड़ोगे तो वो आपको दर्द देगा। ठीक है, तो एरेक्टर पिली मसल का काम होता है, एरेक्टर पिली मसल का काम होता है, जब आपको ठंड लगती है तो आपका जो हेयर होता है वो खड़े हो जाते हैं। एरेक्टर पिली मसल का काम होता है फॉलिकल को अपनी तरफ खींचना। ठीक है, जैसे ये एरेक्टर पिली मसल है, फॉलिकल को क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। तो जैसे ही ये अपनी तरफ खींचेगा, आपका हेयर क्या होगा, खड़ा होएगा। आपके जो पोर्स होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं,
ठीक है। आपके पोर्स जो होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका हेयर ऑटोमेटिक ही खड़ा हो जाता है। और वो खड़े क्यों होते हैं, श्रिंक क्यों होते हैं, ताकि आपकी बाहर की जो ठंड होती है वो अंदर ना चली जाए। जब भी आपने देखा होगा कि बच्चों को भी बोलते हैं कि डराओ मत, वो बीमार हो जाएगा, डर के मारे बीमार हो जाते हैं, वो इसलिए ही होते हैं, वो एकदम से डर जाते हैं। और आपने ये भी सुना होगा कि ठंड से बीमार हो चुके हैं, तो वो इसी वजह से होता है। जब आपको ठंड लग जाती है, आपका जो एरेक्टर प्ली मसल है वो इतना काम नहीं कर पाता, फिर भी आपकी ठंड अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से आप बीमार हो जाते हैं। तो एरेक्टर प्ली मसल का यही काम होता है, आपको ठंड से बचाना, आपको बीमार से बचाना। ठीक है, तो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट हेयर साफ, नीचे हम इस पूरे एरिया को कहते हैं हेयर रूट। एपिडर्मिस, जहां पर आपको डैंड्रफ नजर आता है, आपकी जो स्किन है, एपिडर्मिस। नीचे आपका रहेगा डर्मिस, जहां पर आपका ये कंप्लीट सारा एरिया है। फॉलिकल आपका साइड का एरिया होता है, जिसके अंदर आपका हेयर होता है। फॉलिकल के लास्ट में, फॉलिकल के अंदर ही सबसे लास्ट में आपका होता है डर्मल पेपिला। डर्मल पेपिला एक तरीके से बीज है। आपको कोई पौधा को उगाना है तो आप बीज डालते हो, तो वही एक तरीके से हमारा डर्मल पेपिला काम करता है। डर्मा पेपिला क्या करेगा, आगे जो भी आपको बालों को बढ़ने के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है वो आगे प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आपका हेयर की जड़ें बनना स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं हेयर बल्ब। फिर धीरे धीरे करके हेयर बड़ा होता है और आपका स्कैल्प से बाहर चला जाता है, जिसको हम बोलते हैं हेयर स्ट्राफ, जिस पे आप काम करते हो। सेबेसिस ग्लैंड जो होता है वो फॉलिकल से अटैच होता है, जो हमें सीमम प्रोवाइड करता है। फॉलिकल और स्किन से अटैच होता है हमारा एरेक्टर पिली मसल। एरेक्टर पिली मसल का काम होता है आपको ठंड से बचाना। आपको आपकी जो बाहर ठंड होती है वो अंदर बॉडी पे टच ना हो जाए, उससे बचाने का काम करता है। जो आपके रोंगटे जो खड़े होते हैं वो इसी का ही काम होता है। तो अब आता है हमारे कलर के ऊपर, क्योंकि हमारा जो कलर है, अब आपने सभी ने देखा होगा हमारा जो नेचुरल कलर होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। ऐसा तो नहीं कि बाहर से किसी ने डाला है, वो अंदर से ही ब्लैक। अगर किसी का व्हाइट हेयर होगा वो अंदर से ही व्हाइट निकलेगा। अगर किसी का हेयर नेचुरल ब्राउन होगा तो वो नेचुरल ब्राउन ही निकलता है। तो वो जो कलर होता है, जो वो नेचुरल पिगमेंट्स होता है, वो हेयर बल्ब के अंदर होता है। ठीक है, हेयर बल्ब के अंदर क्या है, नेचुरल पिगमेंट, वहीं से ये स्टार्ट होता है। फिलहाल मैं अभी उसको नहीं पढ़ा रहा, जब हमारा कलर का टॉपिक आएगा तब मैं उसको और भी चीज क्लियर करूंगा। तो ये था हमारा हेयर रूट। जो किसी को कोई इसमें डाउट हो तो वो चैट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। निशा जी, आपको विजिबल नहीं हो रहा क्या? जो मैं दिखा रहा था वो विजिबल नहीं हो रहा? किसी को कोई पूछना है तो चैट बॉक्स में पूछ सकता है, फिर मैं आगे चलता हूँ। ओके, मैंने आपको बोला है कि सेबेसिस ग्लैंड जो होता है वो आपका नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, अब नॉर्मल हम सिर्फ प्रोडक्ट के साथ कर सकते हैं। जैसे ये हम धीरे धीरे आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसको हम परमानेंट सही नहीं कर सकते। किसी की ऑयली स्किन है तो ऑयली ही रहती है वो, और वो क्या करता है, कुछ इस टाइप के प्रोडक्ट यूज करता है जो ऑयली स्किन के लिए होता है। किसी की ऑयली स्कैल्प है तो वो ऐसे प्रोडक्ट यूज करेगा जो ऑयली स्कैल्प के लिए बनाया हुआ है।
तो हम इसको परमानेंट चेंज नहीं कर सकते, हम इसको हेयर केयर जो प्रोडक्ट होते हैं उसकी हेल्प से हम इसको आ, थोड़ा कंट्रोल में ला सकते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपका टॉपिक आगे चलता रहेगा तो वैसे वैसे आपको ये भी चीज क्लियर होता रहेगा। और किसी को कुछ डाउट? बाकी आपको यहाँ पर फिलहाल अच्छे से क्लियर नहीं नजर आ रहा होगा, तो मैं इसका जब आपको पीडीएफ फाइल शेयर करूंगा तो ये सारा कुछ आपको बना हुआ मिलेगा। और मैं आज आपको भी इसी को ही एक शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप के अंदर, तो उसको आप अच्छे से देख लेना। हेयर सभी को क्लियर हुआ? ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो अब हमारा हेयर रूट तो क्लियर हो चुका है। अब हमें मेन टॉपिक पे आना है जिस पे हम काम करते हैं। इस पे तो डॉक्टर काम करते हैं, ठीक है। अब हमारा जो काम है वो हमारा हेयर साफ के ऊपर होता है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से अच्छे से समझना। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर आपको लेना है बीच बीच में, वरना आपको रिकॉर्डिंग वीडियो तो मिलेगा ही। आप जो भी नोट्स वगैरह बनाना चाहते हो तो बाद में आप बनाया करो। अगर आप साथ के साथ नोट्स बनाओगे ना तो आपका आधा अधूरा रह जाएगा, तो फिर तो इसलिए आपको हमेशा नोट्स जब बनाओगे तो बाद में बनाया करो। जब लाइव चलता है तो जब आपको नहीं बनाना है, कुछ नहीं लिखना आपको। तो हेयर साफ जो है ये हमारा बाहर का एरिया होता है जहां पर आप काम करते हो। तो हेयर साफ को बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि आपको ना पता होना चाहिए कब आपको शैम्पू करना है, कब आपको शैम्पू नहीं करना है। आप प्रोसीजर को देखते हो, मैंने आपको बोला कि स्मूथनिंग आपको ऐसे करना है और आप वही स्मूथनिंग को फॉलो करते हो, वही प्रोसीजर को फॉलो करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हेयर साफ के अंदर क्या क्या चीजें है, कब आपको वॉश करना है, आपका स्मूथनिंग कैसे काम करती है, वो सारी चीजें इसमें क्लियर होएगा आपका। तो स्कैल्प पे ये सभी हेयर को ही आप हेयर साफ कहते हैं। तो यहाँ भी मैं एक सिंगल हेयर को लेके चलूंगा, एक सिंगल हेयर को मैं समझाऊंगा आपको। तो हेयर साफ जो होता है इसके अंदर आपको देखने में कितना पतला हेयर नजर आता है, बहुत ज्यादा फाइन हेयर होता है, पतला हेयर होता है। पर अगर हम देखा जाए तो इस पतले से हेयर के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है। तो हेयर साफ्ट के अंदर फर्स्ट लेयर होती है जो होती है क्यूटिकल लेयर। क्यूटिकल लेयर जो होती है ये हमारी फिश स्केल की तरह होती है, ठीक है, इस टाइप से। तो फर्स्ट हमारी जो लेयर होती है वो है क्यूटिकल। अब क्यूटिकल लेयर का काम क्या होता है, आपने देखा होगा किसी का जिसका वर्जन हेयर होता है, जिसका अभी तक कोई केमिकल यूज नहीं करा हुआ, उसके हेयर बहुत ज्यादा हेल्थी होते हैं। या फिर कोई कंडीशनर यूज नहीं करता, उसका हेयर बहुत ज्यादा डैमेज होता है, या फिर उन्होंने कोई कलर यूज करा हुआ है तो उनका हेयर जो होता है वो बहुत ज्यादा डैमेज होता है। तो यहाँ पर आपकी जो क्यूटिकल लेयर होती है वो अगर ओपन है तो आपका हेयर ड्राई नजर आएगा। अगर आपकी क्यूटिकल लेयर क्लोज है तो आपके बालों में शाइन नजर आएगी। तो जैसे हम ले लेते हैं, आप आइनिंग करते हो या फिर स्ट्रेट ब्लो ड्राई करते हो,
आप कैसे करते हो आयनिंग? ऐसे ही करते हो, ऊपर से नीचे की तरफ आते हो। जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हो, जो आपका प्लेट होता है वो क्या करता है, आपकी क्यूटिकल लेयर को क्लोज करके दबा के और नीचे लेके आता है, जिससे आपकी जो भी क्यूटिकल लेयर होती है वो क्लोज हो जाती है। ऐसे ये बिल्कुल प्लेन हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो हेयर होता है वो साइन, उसके अंदर साइन आ जाती है हेयर के अंदर। ऐसे ही सेम जब आप ड्रायर करते हो तो ड्रायर की हीट से आप क्या करते हो, क्यूटिकल लेयर को क्लोज करने का काम करते हो। तो यहां आप क्या कर रहे हो, क्यूटिकल लेयर क्लोज कर रहे हो। जब आपकी क्यूटिकल लेयर क्लोज होती है तो आपका हेयर के अंदर साइन नजर आएगी। अगर आपकी क्यूटिकल लेयर ओपन है तो आपका हेयर ड्राई नजर आएगा। कभी भी आपको क्यूटिकल लेयर क्लोज करने है तो ना आपको आयनिंग को ऊपर से नीचे की तरफ लेके आनी है। अगर आपने उल्टा ड्रायर किया या फिर उल्टी आयनिंग को नीचे से ऊपर की तरफ लेके गए, तो आपकी क्यूटिकल लेयर जो होगा वो ओपन हो जाएगी, आपकी क्यूटिकल लेयर फट जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आपकी जो क्यूटिकल लेयर होती है वो ऐसे होती है, नीचे की तरफ ऐसे होती है। अगर आप उसको ऊपर लेके जाओगे तो वो और भी खुल जाएगा क्यूटिकल लेयर। तो इसलिए आप आयनिंग जब भी करते हो तो नीचे से ऊपर करते हो, सॉरी ऊपर से नीचे करते हो। ठीक है, तो फर्स्ट लेयर होती है हमारी क्यूटिकल लेयर। क्यूटिकल लेयर अगर आपकी ओपन है तो आपका हेयर ड्राई और डैमेज नजर आएगा। अगर आपकी क्यूटिकल लेयर क्लोज है तो आपका हेयर हेल्थी नजर आएगा। तो ये हमारी हेयर शाफ्ट की फर्स्ट लेयर होती है। ये मैं आपसे पूछ सकता हूँ कभी भी बीच में कि हमारी हेयर शाफ्ट की कितनी लेयर होती है, कौन सी लेयर फर्स्ट होती है। तो फर्स्ट होती है हमारी क्यूटिकल लेयर। अब इसी के अंदर फर्स्ट हमारी क्यूटिकल लेयर है। इसी हेयर के अंदर एक और लेयर होती है जो होती है कोटेक्स। ठीक है, कोटेक्स लेयर जो होती है वो हमारी सेकंड लेयर होती है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेयर होती है। क्यूटिकल लेयर अगर नहीं होगा, आपकी ओपन है, आपकी डैमेज हो चुकी है तो चलेगा। लेकिन अगर आपकी कोटेक्स लेयर ही नहीं है तो आपका हेयर खत्म हो चुका है। जैसे रुई होती है ना, कॉटन होती है, कॉटन जैसे टूटती है ऐसे ही आपका हेयर टूटेगा। तो कोटेक्स लेयर आपका बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है। 80 to 90% वेट आपका कोटेक्स लेयर के अंदर होता है। ठीक है, 80 to 90% वेट आपका कोटेक्स लेयर के अंदर है। अगर मैं एक सिंगल हेयर की बात करूं तो सबसे ज्यादा वेट आपका कोटेक्स लेयर का ही है। क्यों है? क्योंकि कोटेक्स लेयर के अंदर बोन्स होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, इलास्टिसिटी वगैरह सब इसी के अंदर होता है। ठीक है, बॉन्ड्स, पिगमेंट्स, इलास्टिसिटी, तो सारा कुछ आपका कोटेक्स लेयर के अंदर होता है। पिगमेंट्स क्या होता है? जो आपको बालों को कलर देता है, वो पिगमेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, जो नेचुरल पिगमेंट्स होता है वो। ठीक है, बॉन्ड्स आपका क्या होता है? बॉन्ड्स भी अब आपके तीन होते हैं। फर्स्ट होता है हाइड्रोजन, सेकंड होता है सोल्ट, एंड लास्ट होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, DISULFIED। तो बॉन्ड्स हमारे तीन होते हैं। फर्स्ट होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, सेकंड होता है सोल्ट बॉन्ड, लास्ट होता है थर्ड होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो कोटेक्स लेयर के अंदर बॉन्ड्स जो होते हैं वो तीन बॉन्ड्स होते हैं। अब ये बॉन्ड्स का काम क्या है? देखो, बॉन्ड्स का काम होता है, आपने देखा होगा जब आप बालों को ना गीला करते हो, आपके बालों की पोजीशन ही चेंज हो जाती है। किसी का कर्ली हेयर है, जैसे आप गीला करते हो तो बाल स्ट्रेट हो जाते हैं। किसी का वेवी हेयर है, आप बालों को धोते हो गीला करते हो तो वो क्या होता है, स्ट्रेट हो जाते हैं।
आप बालों में हीट यूज करते हो, जैसे किसी का स्ट्रेट बाल है, आप टोंग यूज करते हो, तो क्या होता है, क्लाइंट का जो हेयर होता है वो कर्ल्स हो जाता है, टेम्परेरी होता है पर हो जाता है। किसी का कर्ली हेयर है, आप हीट के साथ आयनिंग करते हो तो क्या होता है, वो आपका क्लाइंट का हेयर क्या होता है, स्ट्रेट हो जाता है। वो क्यों होता है, क्योंकि आपका जो ये बोन्स होता है ना, हाइड्रोजन बोन्स, ये ब्रेक हो जाता है। तो हाइड्रोजन जो बॉन्ड्स होता है, ये जो फर्स्ट बॉन्ड्स होता है, ये किससे ब्रेक होता है, हीट और वाटर। जब आप बालों को गीला करते हो, आपका बालों का शेप चेंज हो जाता है। जब भी आपको बोला जाता है कि आप अगर गीले बालों पे कटिंग करोगे तो ज्यादा अच्छे से कट होगा, तो गीले बालों पे कटिंग इसलिए करते हैं ताकि वो एक जो उनका नेचुरल जो शेप होता है क्लाइंट का, वो नेचुरल नहीं रहे। तो हाइड्रोजन जो बॉन्ड्स होता है वो वाटर और हीट से ब्रेक होता है। जब आप बालों पे आयनिंग या टोंग करते हो तो जब भी वो हाइड्रोजन जो बॉन्ड्स होता है वो ब्रेक हो जाता है। अब ये वापिस से कैसे जुड़ जाता है, हाइड्रोजन जो बॉन्ड्स होता है वो टूट तो जाता है, ब्रेक हो जाता है, किससे होता है, हीट और वाटर से। तो दोबारा से जुड़ता कैसे है, जब आप बालों को, जैसे किसी के बाल आपने गीला किया और बालों को जैसे ही सुखाते हो, ड्राई करते हो, तो वो अपनी नेचुरल पोजीशन पे आ जाता है। ठीक है। और दूसरा, जब आप बालों को हीट दे देते हो, आपने कुछ ज्यादा ही हीट दे दिया है, धीरे धीरे क्या होता है, बालों में से हीट निकलना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही आपके बालों के अंदर मॉइस्चर ऐड होता है, तो आपका जो हाइड्रोजन जो बॉन्ड्स होता है वो दोबारा से अपनी पोजीशन पे आ जाता है। किसी का आपने कर्ल्स किया वो परमानेंट रहता है, पमिंग की बात नहीं कर रहा, टेम्परेरी की बात कर रहा हूं। तो वो क्या होता है, कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे करके वो खुलना स्टार्ट हो जाता है। तो हाइड्रोजन जो बॉन्ड्स होता है वो हीट और वाटर से ब्रेक होता है। जब आपका हेयर के अंदर मॉइस्चर ऐड होता है, जब आपका हेयर नॉर्मल अपने आप चला जाता है, तो आपका बाल वापिस से, जो आपका हाइड्रोजन जो बॉन्ड्स होता है वापिस से जुड़ जाता है। तो ये बहुत क्लियर हुआ होगा मेरे हिसाब से। नेक्स्ट आता है हमारा सोल्ट बोन। सोल्ट बोन जो होता है ये हमारा पीएच लेवल चेंज होने से ब्रेक होता है। पीएच लेवल, अब ये पीएच लेवल क्या है, इसको हम थोड़ी देर में समझते हैं, ठीक है। बस अभी इतना ध्यान दो, सोल्ट जो बॉन्ड्स होता है वो हमारा पीएच लेवल जब चेंज होता है, उसकी वजह से हमारा जो ये सोल्ट बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है। अगर मैं बात करूं, आपका हेयर जो है ज्यादा ही ऑयली की तरफ है, तब आपका सोल्ट बोन ब्रेक होएगा। ज्यादा ही ड्राई की तरफ जा चुका है, तब भी आपका सोल्ट बोन जो होता है वो ब्रेक होता है। तो सोल्ट बोन जो होता है इसका पीएच लेवल बैलेंस होना चाहिए। अगर आपका पीएच लेवल बैलेंस है तो ये सोल्ट बोन भी आपका ब्रेक नहीं रहेगा, ये आपका सही रहेगा। तो इसको हम डिटेल में समझेंगे थोड़ी देर में। लास्ट आता है हमारा डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को हम परमानेंट बॉन्ड्स कहते हैं। तीन बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, सोल्ट बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। हाइड्रोजन और सोल्ट बॉन्ड्स को हम टेम्परेरी बॉन्ड्स बोलेंगे। टेम्परेरी बॉन्ड्स क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये टेम्परेरी रहता है। आपने हीट दिया, कर्ल्स किया, वो कुछ टाइम के लिए रहेगा और वापस से अपनी पोजीशन पे आ जाता है। तो इसलिए हम इसको टेम्परेरी बॉन्ड्स बोलते हैं। पीएच लेवल, आपने कोई ज्यादा ही केमिकल यूज किया, उसके बाद आपने हेल्थी चीजें यूज की, तो आपका सोल्ट बॉन्ड भी जो होता है वो भी बैलेंस हो जाता है। तो इसलिए हम हाइड्रोजन बॉन्ड्स और सोल्ट बॉन्ड्स को, स्टार्टिंग के जो दो बॉन्ड्स होते हैं इसको हम टेम्परेरी बॉन्ड्स कहते हैं। लास्ट का जो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होता है इसको हम परमानेंट बॉन्ड्स कहते हैं। परमानेंट बॉन्ड्स क्यों कहते हैं इसको, जैसे आप परमानेंट चीज करते हो ना, जैसे आपने स्मूथनिंग करा, स्मूथनिंग करने के बाद आप क्लाइंट का जितना मर्जी हेड वॉश करवा दो, लेकिन क्लाइंट का जो हेयर होता है वो स्ट्रेट ही रहेगा। आप पमिंग करते हो, कर्ल्स करते हो, तो क्लाइंट का जब आप कर्ल्स करते हो तो क्लाइंट अगर वॉश भी करेगा, वो कर्ल्स ओपन नहीं होएगा, वो कर्ल्स में ही रहेगा।
जब आप पमिंग करते हो, ठीक है। तो कभी भी हमें स्मूथनिंग, पमिंग इस टाइप की परमानेंट चीजें करनी होती है, तब हमें डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को ब्रेक करना होता है, ठीक है। अब ये परमानेंट बॉन्ड्स है, तो नॉर्मल सी बात है, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स है ना ये, इसको ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो केमिकल होता है ना, उसको यूज करना होता है। तो जो स्मूथनिंग की फर्स्ट क्रीम होती है, जब आप स्मूथनिंग करते हो उसके अंदर आपको दो स्टेप मिलेगा। जो फर्स्ट स्टेप होता है उसको बोलते हैं रिलैक्सर। सेकंड स्टेप होता है उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजर। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को रिलैक्सर जो क्रीम होती है ये ब्रेक करता है, ठीक है। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को ब्रेक करने का रिलैक्सर काम करता है। अब जब आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड्स ब्रेक होता है, आपको पता कैसे चलेगा कि आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड्स ब्रेक हो चुका है? तो आपने देखा होगा जब आप स्मूथनिंग करते हो तो आप हेयर को खींच के देखते हो, एक सिंगल हेयर को या दो हेयर को आप क्या करते हो, एक खींच के देखते हो। अगर आपका हेयर रबड़ की तरह खींच रहा है, ठीक है, और जब आप उसको वापस छोड़ते हो तो आपको यहाँ पर जिग जैग मिलता है। तो समझ जाना आपका डाइसल्फाइड जो बॉन्ड्स है वो ब्रेक हो चुका है, टूट चुका है। इसका दूसरा तरीका भी होता है चेक करने का। जब आप बालों में गांठ मारोगे, अभी आप अपने बालों पे गांठ मार के देखो, नोट बांध के देखो, आपका हेयर वापिस से खुल जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आपका बोन्स ब्रेक होएगा, जब आपने रिलैक्सर क्रीम बालों पे लगाया और उसके बाद कुछ टाइम के बाद आप बालों में गांठ मार के देखना, आपकी जो गांठ होती है वो नहीं खुलेगा, ठीक है। अगर वो नहीं खोल रहा है तो समझ जाना आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड्स ब्रेक हो चुका है। रिपीट कर रहा हूं, अगर आपका रिलैक्सर क्रीम जब आपने लगाया, अगर वो आपका बाल रबड़ की तरह खींच रहा है, तो समझ जाना आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक हो चुका है। या फिर अगर आपकी जो गांठ होती है वो ऑटोमेटिक ही खुलना बंद हो गया, वो क्लोज की क्लोज है, तो समझ जाना आपका डाइसल्फाइड जो बॉन्ड्स है वो ब्रेक हो चुका है। तो अब स्मूथनिंग के टाइम पे आप क्या करते हो? फर्स्ट आपका काम होता है इसको तोड़ना, इस बॉन्ड्स को तोड़ देते हो। फिर उसके बाद आप क्या करते हो? आयनिंग करते हो, स्ट्रेट ब्लो ड्रायर करते हो, और लास्ट में जाके आप सेकंड क्रीम को लगाते हो जो है न्यूट्रलाइजर। न्यूट्रलाइजर का काम होता है आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को दोबारा से रिपेयर करना, दोबारा से जोड़ना। और ये अब जोड़ेगा कैसे? जिस भी शेप में आप बालों को रखोगे उसी शेप में ये जोड़ देगा। अगर आपने बालों को स्ट्रेट रखा है तो ये स्ट्रेट में जोड़ेगा, अगर आपने बालों को थोड़ा कर्ल्स कर दिया तो वो कर्ल्स में ही जोड़ देगा। इसलिए आपको बोला जाता है क्लाइंट को कि 72 आवर्स तक आपको बालों को कानों के पीछे नहीं करना, ठीक है। आपको रबर बैंड नहीं लगाना। वो क्यों बोलते हैं? वो इसलिए ही बोलते हैं क्योंकि डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को जुड़ने के लिए 72 आवर्स लग जाता है। न्यूट्रलाइजर वही काम करता है उसको जोड़ने का, ठीक है, एकदम से ये भी नहीं जोड़ पाता। तो बॉन्ड्स हमारे तीन होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, सॉल्ट बॉन्ड्स, एंड लास्ट होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। फिलहाल इसको हम और भी डीपली समझेंगे जब हमारा स्मूथनिंग का टॉपिक आएगा ना, तब हम इसको और भी डीपली समझेंगे। और कोटेक्स लेयर के अंदर पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट्स को भी हमें अभी समझना नहीं है, क्योंकि जब हमारा कलर का टॉपिक आएगा, जब हम इस पिगमेंट्स को समझेंगे कि पिगमेंट्स का क्या काम होता है, ठीक है, ये सारा कुछ। तो अभी हमारा इसका कोई काम नहीं है पिगमेंट्स का। तो पिगमेंट्स के हम कब समझेंगे प्रॉपर? जब हमारा कलर का टॉपिक आएगा। कोटेक्स लेयर के अंदर इलास्टिसिटी भी होती है। इलास्टिसिटी मतलब जब आप बालों को खींचते हो तो आपका हेयर कितना खींच रहा है। अगर वो साथ के साथ टूट रहा है तो आपकी लो इलास्टिसिटी है। तो आपके बालों के अंदर इलास्टिसिटी होना जरूरी है।
तो आपका कोटेक्स लेयर के अंदर ही इलास्टिसिटी होता है। तो कोटेक्स लेयर के अंदर इतनी सारी चीजें हैं, जब भी ये 80 to 90% जो वेट होता है ना, वो कोटेक्स लेयर के अंदर ही होता है। एंड लास्ट है हमारा, 3 लेयर होती है। 2 लेयर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट क्यूटिकल लेयर, जो हमारे फेस स्केल की तरह होती है। अगर वो ओपन है तो ड्राई डैमेज नजर आएगा हेयर, अगर क्लोज है तो आपका हेयर हेल्थी नजर आएगा। सेकेंड कोटेक्स लेयर होती है। एंड लास्ट होती है हमारी मेडुला। ठीक है, मेडुला जो है, मेडुला जो लेयर होती है, ये हमारी सबसे लास्ट की लेयर होती है। और मेडुला आपको सभी हेयर के अंदर नहीं मिलेगा। ठीक है, मेडुला का होना या ना होना जरूरी नहीं है। अगर आपके बालों के अंदर मेडुला नहीं भी होगी तो भी चलेगा। ठीक है, मेडुला आपको कौन से हेयर में मिलेगा? जो अफ्रीकन हेयर होते हैं, ज्यादातर उनके हेयर में मिलता है। उनका हेयर जो होता है बहुत ज्यादा मोटा होता है और ब्लैक होता है। ठीक है, जो हेयर ज्यादा ब्लैक होते हैं, ज्यादा मोटे होते हैं, बहुत ज्यादा थिक बाल होता है, उस उन्हीं हेयर के अंदर मेडुला मिलेगा। अब आप ये सोच रहे होगे कि हमें कैसे पता चले कि मेडुला इनके बालों में है या नहीं है। कैसे पता चले कि हम इन सामने क्लाइंट के बालों में क्यूटिकल लेयर है या ओपन हो रही है, डैमेज हो रही है। कैसे पता चले कि कॉटेक्स लेयर के अंदर ये बोन्स है कि नहीं? देखो, मैं कुछ चीजें आपको बता सकता हूँ। ठीक है, जैसे आपका क्यूटिकल लेयर जो है, अगर आपको ना हाथों में ड्राई फील हो रहा है, जैसे आपका ये हेयर है, ठीक है, आप हेयर को बैक की तरफ लेके जाओगे और बहुत स्लो स्लो आप फील करोगे। अगर किसी क्लाइंट का हेयर बहुत ज्यादा फील हो रहा है, ठीक है, बीच में फंस रहा है, आपको हल्का हल्का फील हो रहा है कुछ, तो समझ जाना आपकी क्यूटिकल क्लाइंट का ओपन हो रहा है, ओपन है। अगर क्लाइंट का हेयर क्यूटिकली क्लोज होगा तो आप ऐसे भी करोगे ना, तो वो ड्राइनेस फील नहीं होगा। ठीक है, तो क्यूटिकल लेयर तो वैसे नॉर्मल ही पता चल जाता है। अगर आपका हेयर बहुत ज्यादा ड्राई नजर आ रहा है ना, दूर से ही पता चल जाता है कि हाँ, इन्होंने कलर यूज करा हुआ है, बहुत ज्यादा डैमेज हो चुके हैं, कंडीशनर यूज नहीं करा हुआ। या फिर आपने देखा होगा जब आप कंडीशनर यूज करते हो तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है बाल। और जिस दिन आप सिर्फ शैम्पू शैम्पू करते हो, कंडीशनर नहीं करते, उस टाइम आपका जो हेयर होता है बहुत ज्यादा ड्राई नजर आता है। तो वो पहचान होता है क्यूटिकल लेयर का। ठीक है, और बोन्स का मैंने आपको बता ही दिया, जब आपके बाल गीले होते हैं तो आपको बोन्स ब्रेक हो जाता है। डाइसल्फाइड बोन्स का भी मैंने आपको बता दिया, जब आपका हेयर रबर की तरह खींचेगा, जब आप फर्स्ट क्रीम लगाओगे तब ये ब्रेक हो जाता है। पिगमेंट्स, नॉर्मल सी बात है, आपका हेयर के अंदर कलर है, तो कलर को ही पिगमेंट्स कहते हैं। तो वो आपको आपके बालों में है जब भी आपको कलर नजर आ रहा है। ठीक है, मेडुला को देखो, एक आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा। अगर किसी का मोटा हेयर होगा तो हम मान सकते हैं कि हाँ, उसके अंदर मेडुला होगा। ठीक है, वो हम कुछ चेक नहीं कर सकते इसको। तो हेयर साफ, हेयर रूट सभी को क्लियर हुआ, सिर्फ सॉल्ट को छोड़ के। इसको छोड़ के, सॉल्ट बोन जो होता है, सेकंड जो बोन्स है, इसको छोड़ के सभी को क्लियर हुआ है। किसी को कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में पूछ ले। कुछ भी काम नहीं है मेडुला का। ठीक है, मेडुला का कुछ काम नहीं है, सिर्फ वो खाली लेयर होता है, एक बेस होता है। किसी का कोई डाउट है? अगर डाउट नहीं है, क्लियर है, तो आप बोल सकते हो। क्लियर है सभी का या डाउट है? मैं पढ़ाता ही ऐसे हो ना, कोई डाउट ही नहीं रहता। ओके। इलास्टिसिटी को इंक्रीज करने के लिए ना, आप बालों को मॉइस्चर ऐड करो।
ठीक है। आपका कुछ ट्रीटमेंट होता है, प्लैक ट्रीटमेंट्स होता है, कुछ ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट्स है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। उससे ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट से आप इलास्टिसिटी को बढ़ा सकते हो। हम छोटा सा एक मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। आपने देखा होगा कोई भी चीज ड्राई होती है ना, ड्राई चीज बहुत जल्दी ब्रेक हो जाती है। ठीक है। अगर आपका हेयर हेल्थी होगा तो आपका जो इलास्टिसिटी होगी आपके बालों में अच्छा होगा। वहीं पर अगर आप ब्लोंडर हेयर को लेके चलोगे, उनके बालों को खींच के देखना और एक किसी हेल्थी बाल होगा उसको आप देखना चेक करके। तो जो ब्लोंडर वाला हेयर होगा वो बहुत जल्दी टूट जाता है, क्योंकि उसके बालों में उनके बालों में क्या है, एल्कलाइन जो उन्होंने उनका जो हेयर है उनका पीएच लेवल चेंज हो चुका है, एल्कलाइन की तरफ जा चुका है, ड्राइनेस की तरफ जा चुका है। तो जितना आपका हेयर ड्राइनेस की तरफ है उतना इलास्टिसिटी जो होगा वो लो होगा। ठीक है। तो आपका हेयर अगर हेल्थी है तो आपका इलास्टिसिटी बालों में अच्छा रहेगा। तो आपको क्या करना है, फोकस किस पे देना है, आपका हेयर हेल्थी रहे। हेल्थी कैसे रहेगा, हेयर केयर के जो प्रोडक्ट होते हैं उससे हेल्थी रहेगा। तो वो हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, तो जैसे हम पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा। तो आज का इतने टॉपिक रखूं या पीएच लेवल को भी समझाऊं? ज्यादा तो नहीं हो जाएगा? Recording in progress. ठीक है, आगे पढ़ाए या फिर? ओके, पीएच लेवल भी पढ़ा देते हैं, ठीक है। चलो एक छोटा सा टॉपिक को हम पढ़ा देते हैं, पीएच लेवल। मैं सोच रहा हूँ रहने देते हैं, क्योंकि पीएच लेवल अगर मैं पढ़ाऊंगा अभी तो छोटा सा पढ़ा पाऊंगा मैं। ठीक है। तो पीएच लेवल को मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ज्यादा डीपली समझे, क्योंकि पीएच लेवल को ना सब नॉर्मल समझते हैं। पर अगर आपने पीएच लेवल को फॉलो किया ना, चाहे आप कलर कर रहे हो, स्मूथनिंग कर रहे हो, आपने देखा होगा मैं वीडियोस भी बनाता हूँ वो ज्यादा पीएच लेवल की बात करता हूँ। तो अगर आप पीएच लेवल को फॉलो करोगे ना, तो आप डैंड्रफ ट्रीटमेंट्स कर सकते हो, क्लाइंट का डैंड्रफ को कंट्रोल कर सकते हो, हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हो, क्लाइंट का डैमेज हेयर को दोबारा से रिपेयर कर सकते हो। तो पीएच लेवल है तो बहुत छोटा टॉपिक और बहुत कुछ कर सकता है। तो इसलिए हम इस वाले टॉपिक को, पीएच लेवल को हम कल पढ़ेंगे। बस अपना हेयर स्टाफ और हेयर रूट को, अगर आपको समझ नहीं आया है, इस वीडियोस को दोबारा से देखो, रिपीट देखो, इसके नोट्स बनाओ। ठीक है। बॉन्ड्स हमारा लास्ट जो रह गया, शॉर्ट बॉन्ड्स, ये कैसे ब्रेक होता है, पीएच लेवल चेंज होने से ब्रेक होता है, जो हम कल पढ़ने वाले हैं। बस इसको छोड़ के अपना जो भी है आपका अपना कंप्लीट अपना नोट्स बना सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अब किसी को कोई डाउट है किसी भी चीज का अभी तक जो मैंने पढ़ाया है, तो वो मेरे से पूछ सकता है। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है पूछिए। मैंने सभी को अनम्यूट कर दिया। हेलो हाँ जी बोलो। सर, इलास्टिसिटी जो बैड इलास्टिसिटी है तो उसको गुड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? बैड को गुड में ना हम हेयर केयर के जो प्रोडक्ट होते हैं ना,
उससे हम कर सकते हैं, वो हम ना कल पढ़ेंगे, पीएच लेवल में वो थोड़ा बहुत क्लियर होगा। और किसी का कोई डाउट? हेलो सर। हाँ जी अर्चना जी बोलिए। सर, बालों को हेल्दी बनाने के लिए डाइट में हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं? कल पढ़ेंगे ये जो आपका बालों को, डैमेज हेयर को कैसे रिपेयर करे, वो जो हमारा छोटा सा जो पीएच लेवल है ना, यही आपका सब काम करता है, जो हम कल पढ़ने वाले हैं। ओके सर। चलो आज के टॉपिक में किसी को भी डाउट नहीं है ना? नो सर। ओके, तो यहाँ पर आपको मैं कुछ चीजें अभी से ही बता रहा हूँ ताकि आप उसको ऑर्डर कर सके। तो यहाँ पर देखो आप सभी को, अब आप यहाँ पर ऑफलाइन क्लास तो नहीं ले रहे हो, अगर आप ऑफलाइन क्लास लेते तो आप यहाँ पर मेरे सामने प्रैक्टिस कर सकते थे, पर यहाँ पर आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो खुद से प्रैक्टिस करने के लिए आपको मॉडल की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके घर के अंदर मॉडल है, आपकी सिस्टर है, फ्रेंड है, या पार्लर में स्टाफ है, तो आपको डमी की जरूरत नहीं है, वरना आपको डमी लेना पड़ेगा एक। ठीक है, और डमी आप लोगे तो आपको ऐसी डमी लेना है जिसपे आप हीट का यूज कर पाओ, जिसपे आप आयनिंग कर पाओगे। तो ये 2500 से स्टार्टिंग हो जाती है आपकी डमी, 2500, 3000। ठीक है, तो आपको ये डमी लेनी है। ठीक है, और जो भी आप डमी लोगे तो वहीं पर ही चेक कर लेना कि हीट यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपका हीट से वो बाल जो है आपका बिल्कुल चिपक गया है, तो उस पे हीट यूज नहीं हो सकता। ठीक है, तो डमी आपको लेना है, फ्रैक्शन क्लिप, टेल कॉम, ये सारी चीजें आपके पास होना चाहिए, टूल्स। आयनिंग हो गया, जिससे आप प्रेसिंग करते हो, जिससे आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको पता ही होगा, सभी को ही पता होता है कि हेयर के अंदर क्या क्या चीजें की जरूरत पड़ती है। वैसे मैं टूल्स के बारे में आपको बताऊंगा, फिर भी आपको अभी से ही ऑर्डर कर देना। आयनिंग हो गया, आयनिंग कौन सा लेना है मैं आपको अगर बताऊं तो आप आइकॉनिक लो। आइकॉनिक बेस्ट है कंपनी। कौन सी आयनिंग लेना चाहते हो वो मेरे से एक बार कॉल कर लेना, या फिर मेरे से व्हाट्सएप कर लेना। जो भी आप आयनिंग लेना चाहते हो तो वो मेरे से पहले एक बार क्लियर कर लेना, ठीक है? मैं आपको बता दूंगा कौन सा आप आयनिंग लो। ड्रायर भी आपको आइकॉनिक का लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप एक ही बार पैसा लगाओ। ठीक है, और आपका जो किट होगा ना वो लाइफ टाइम के लिए ही रहता है, आपकी खराब नहीं होती, होएगी भी तो बहुत सालों बाद होएगी। तो ये आपको जो भी लेना है आप आइकॉनिक का लो, तो आइकॉनिक का ज्यादा बेस्ट रहता है। तो किसी को डाउट है तो क्लियर कर सकते हैं, वरना क्लास को ओवर करते हैं। तो गुड नाइट सभी को, क्लास को ओवर करें ना। गुड नाइट सर। गुड नाइट। हेलो। हाँ जी हेलो बोलिए। हाँ हाँ बोलो। सर, टूल टूल नॉलेज भी मिलेगा, टूल्स? बिल्कुल मिलेगा, पर उसमें ना थोड़ा है, मुझे लगता है कि परसों मैं आपको टूल्स की नॉलेज दे पाऊंगा। तो मैं चाहता हूँ उससे हाँ पहले सर, आप ऑर्डर करें। मेरे, हाँ ऑर्डर कर लो, ताकि आपको वहां पर प्रैक्टिस में ज्यादा लंबा टाइम ना जाए। ठीक है, सर ऑफलाइन क्लास कैसे मिलेगा आपका? ऑफलाइन क्लास लगाना है। जी। ऑफलाइन क्लास बिल्कुल जल्दी होएगा। मैंने तो पहले ही बताया था ना सर आपको, हाँ जी हाँ मुझे जी ऑफलाइन मुझे पता है। आपके साथ। हाँ जी हाँ जी, जब भी होगा जी आपको जरूर कॉल किया जाएगा। ठीक है सर, चलो ठीक है। फिर गुड नाइट एवरीवन।